समझिए अभी इधर। अब हम लोग चलते हैं गैलीलियो का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गैलीलियो का प्रयोग। एक्सपेरिमेंट ऐसे बोलते हैं, गैलीलियंस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियंस एक्सपेरिमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, गैलीलियो का प्रयोग के बारे में पढ़ना है। जो न्यूटन के गति का पहला नियम पढ़िएगा ना, वो किनका खोज था? गैलीलियो गैलीलाई का। भले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम, लेकिन वह नियम किनका था? गैलीलियो का। यही चलते बाद में लोगों का मानना पड़ा, साइंटिस्टों का यह मानना पड़ा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाए? गैलीलियो का नियम। तो हम आप लोग को बतावेंगे कि गैलीलियो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। अच्छा, सब पढ़ा देंगे, लेकिन अब इधर पहले चलते हैं। समझिए, पहले लिखाए हैं पॉइंट दे करके कि यूनानी ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने बताया कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि इस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। संतुलित बल असंतुलित बल पाए ना आप लोग? संतुलित बल माने परिणामी बल 0 हो जाए और उसमें वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं? नहीं। संतुलित बल में वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। बैलेंस्ड फोर्स लगता है ना, इधर वस्तु जाता है ना। अच्छा, संतुलित बल द्वारा कोई वस्तु अगर गति में रहेगा तो उसको विराम में ला सकता है? नहीं। बैलेंस फोर्स लगेगा। कोई वस्तु विराम में रहेगा तो उसको गति में ला सकता है? नहीं। वह किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन असंतुलित बल ला सकता है। असंतुलित बल जिधर के ज्यादा लगेगा उधर के बल लग जाएगा। अब विराम में रहेगा तो गति में हो सकता है, अगर गति में रहेगा तो विराम में ला सकते हैं। किस बल के द्वारा? असंतुलित बल के द्वारा। समझ रहे हैं ना? तब देखिए, गैलीलियो के नियम से पहले, गैलीलियो के प्रयोग से पहले यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता। तो अरस्तु जो थे, उन्होंने इतना बात कहे कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, और गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। समझे ना? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, माने जब तक उसको हम ठेले नहीं, जब तक उस पर घर्षण नहीं काम करे। एक गेंद को लुढ़का दें तो हमेशा लुढ़कते रहेगा, लेकिन रुक जाता है किसके कारण? पृथ्वी के घर्षण के कारण, नहीं तो नहीं रुकेगा। अच्छा, तो वही बात लिखा है मधु जी कि यूनानी या ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने बताया कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जब तक इस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। समझे ना? फिर अगला पॉइंट देकर के लिखाए हैं कि अरस्तु के इस कथन को, ये तो इतना कहे, लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं था। तब इसको आगे कौन बढ़ाए? इटली के भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीलाई। तो यही लिखा है, अरस्तु के इस कथन को इटली के भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने प्रयोग के आधार पर सत्यापित किया। प्रयोग के आधार पर सत्यापित किया। ध्यान दीजिए कैसे सत्यापित किए, समझिएगा आप लोग। गैलीलियो गैलीलाई ने
एक आनत तल लिए, तिरछा तल लिए। यहां पर गेंद को लुढ़काए, इसको बोलते हैं आनत तल। कौन तल? ये जो तिरछा तल है, यहां पर से गेंद को लुढ़का दिए, ठीक है ना, लुढ़का दिए। तो जैसे जैसे नीचे आया देखा गया कि इस गेंद का वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस गेंद का वेग बढ़ रहा है। पृथ्वी पर आया, समझ रहे, समतल पर आया, तो इसको बोलते हैं आनत तल। लेकिन देखा गया कि पृथ्वी के घर्षण के कारण, पृथ्वी के घर्षण के कारण ये जो गेंद था ना, कुछ दूर जाकर के क्या हो गया, रुक गए। प्रयोग कर रहे हैं कौन? गैलीलियो गैलीलाई। समझिएगा बात को। फिर ये आगे प्रयोग क्या किए, ये जो समतल था ना, समतल इसको बोलते हैं समतल। इसको क्या बोलते हैं? समतल। इस समतल अभी कुछ रुखड़ा जैसा था, तो गेंद गया और कुछ दूर जा करके क्या हो गया, रुक गया। लेकिन फिर गैलीलियो गैलीलाई ने एक और आनत तल लिए, तिरछा तल लिए, ठीक। समझिएगा बंधु जी, एक फिर तिरछा तल, ये समतल है मगर ये कुछ इसमें रुखड़ापन है। कुछ क्या है, रुखड़ापन, पूरा चिकना नहीं है। तो गेंद कुछ दूर तक गया, फिर क्या हो गया, रुक गया। लेकिन अब की बार यहां से गेंद को लुढ़काए, गैलीलियो गैलीलाई यहां से गेंद को लुढ़काए, और इधर जो समतल था एकदम, अब की बार एकदम चिकना सतह, ये समतले है, ये समतल सतह है, लेकिन यहाँ पर एकदम चिकना है, चिकना सतह एकदम। यहाँ घर्षण बहुत कम कर दिया गया, ये चिकना सतह। कैसा सतह? चिकना सतह। गेंद आ रहा है नीचे की ओर, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे वेग और बढ़ रहा है। लेकिन चिकना सतह है ना बंधु जी, चिकना सतह, ये चिकना सतह होने के कारण ये गेंद, ध्यान दीजिए, और इधर थोड़ा सा बना, इधर से गेंद गया, इधर से गेंद गया, ये एक और आनत तल लिए, समझिएगा आप लोग, इधर से एक और आनत तल लिए, ठीक। इधर से गेंद गया, जैसे जैसे नीचे आ रहा था वेग बढ़ गया, समझ रहे ना, और एकदम सतह एकदम कैसा कर दिए, चिकना। यहाँ घर्षण बहुत कम कर दिया गया, ठीक ना। तो ये वस्तु देखा गया ना, ये जो गेंद था तो देखा गया कि इधर लगभग में इसी ऊंचाई तक क्या हो गया, चढ़ गया। इसी ऊंचाई तक क्या हो गया, चढ़ गया। समझिए, गैलीलियो गैलीलाई प्रयोग करके सब बता रहे हैं, प्रयोग करके बता रहे हैं, समझे ना। गैलीलियो गैलीलाई ये सब प्रयोग करके बता रहे हैं कि किसी आनत तल से किसी गेंद को लुढ़काया जाता है, किसी गेंद को लुढ़काया जाता है, और अगर समतल चिकना हो, समतल क्या हो, चिकना हो, उसमें घर्षण बहुत कम हो, तो गेंद
दूसरे अनंत तल पर लगभग में उसी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, उसी ऊंचाई तक। तो इससे यही पता चला कि गेंद किसमें है, गति में। ये गेंद किसमें है, गति में। और गति में रहने के कारण अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। हाँ, ये चाहता है कि हम गति में हैं तो गति में ही रहें, गति में है तो गति में। और गति बनाए रहने के कारण यह कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इस पर गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण और कुछ घर्षण बल के कारण भी ये वस्तु कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन ये अपने गति को बनाए रखना चाहती है। अगर यहाँ भी घर्षण नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता, गुरुत्व बल नहीं रहता, तो ये वस्तु और ऊपर चढ़ जाता और कभी रुकता। यही सब प्रयोग कर करके सोच रहे हैं कौन, गैलीलियो गैलीलाई। समझे ना? तो यही लिखा मैंने, प्रयोग दे करके डैश, प्रयोग दे करके डैश। ध्यान दीजिए, पहले लिख देते हैं। चलिए अब इधर देखिए, समझिए। इधर लिख दिए प्रयोग, प्रयोग नंबर 1 कर दिए कि गैलीलियो गैलीलाई ने इस प्रयोग में एक अनंत तल पर, अनंत तल माने तिरछा तल, इसको नत तल भी बोला जाता है। कौन तल, नत तल या अनंत तल पर गेंद को लुढ़काए। देखिए यहाँ से गेंद को लुढ़काए, देखिए तो देखा गया कि गेंद जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ते जाता है, बढ़ता है तथा समतल सतह पर घर्षण अधिक रहने के, यहाँ पर हल्का रुखड़ा अपना सतह, समतल तो ये है लेकिन कुछ रुखड़ा है, घर्षण अधिक है। घर्षण अधिक रहने के कारण गेंद कुछ दूर तक जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। गेंद कुछ दूर तक जाकर रुक जाता है। तब फिर क्या किए, फिर इन्होंने एक दूसरे अनंत तल पर पुनः दूसरे गेंद को लुढ़काए। अब दूसरे अनंत तल पर देखिए ना, यहाँ पर फिर दूसरा गेंद को क्या किए, लुढ़काए। तो अधिक चिकनी समतल सतह से जाते हुए, अब यहाँ पर घर्षण एकदम बहुत कम है, एकदम चिकना सतह यहाँ पर है, तो चिकना सतह से जाते हुए दूसरे ओर अनंत तल पर लगभग उसी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। गेंद ना अधिक, यहाँ पर समतल सतह अधिक चिकना रहने के कारण ये गेंद दूसरे ओर तक, दूसरे ओर अनंत तल पर लगभग में उसी ऊंचाई तक क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। जिससे यह पता चलता है कि गेंद अपनी गति बनाए रखना चाहती है जब तक कि इस पर घर्षण बल कार्य न करे। यही सोचे गैलीलियो कि अगर गेंद इधर इतना ऊंचाई तक चढ़ रहा है, यहाँ इसको ब्रेकर मिला था, रुकावट मिला था, तो यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं रुक करके यहाँ पर चढ़ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि गेंद अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। फिर भी यहाँ क्यों रुक गया अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर? क्योंकि यहाँ गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, कुछ घर्षण बल भी कार्य कर रहा है। अगर गुरुत्व बल, घर्षण बल यहाँ कार्य नहीं करता तो गेंद और ऊपर जाता। समझे बात को? तो यही बताए कौन, गैलीलियो गैलीलाई। प्रयोग करके बेचारा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये फायदा कर जाएगा किनको, कि कह रहे हैं कि देखिए ना भाई, अगर वस्तु विराम में माने यहाँ पर रुकावट था तो वस्तु को यही रुक जाना चाहिए, लेकिन रुका ना यहाँ और ऊपर। तो इससे हमें लोग को क्या पता चला, गैलीलियो कह रहे हैं कि इससे हम लोग को क्या पता चला
कि वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहिए, रुकना नहीं चाह रहा। तो कहिए कि यहाँ पर काहे रुक गया? तो यहाँ गुरुत्व बल अधिक कार्य कर गया, यहाँ घर्षण बल भी अधिक कार्य कर गया, जिसके कारण यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर क्या हो गया? नहीं तो नहीं रुकता। समझे? चलिए, तो ये वाला बात समझ में लो। फिर से बताते हैं गैलीलियो का प्रयोग। ये गैलीलियो से पहले ही कहे थे, प्रयोग नहीं किए थे। कौन? अरस्तु, यूनानी या ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। इनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन ये प्रयोग किए थे गैलीलियो गैलीलाई। ये चलते इनका नाम निशान फिजिक्स में न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे तो इसमें इनका नाम निशान चलेगा। ठीक ना? अब आगे बढ़ते हैं। आपको चलिए दूसरा प्रयोग बता देते हैं। प्रयोग नंबर 2, गैलीलियो गैलीलाई के अनुसार, गैलीलियो गैलीलाई के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में हो, किसमें हो? विराम में हो, तो वह अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल कार्य न करे। समझिए, कोई वस्तु कोई समतल पर रख दीजिए, देखिए यहाँ पर रख दिए आप वस्तु विराम अवस्था में। किस अवस्था में? उसको विराम अवस्था बोलते हैं। तो यह वस्तु हमेशा विराम में रहेगा कि अपने से चलने लगेगा? बोलिए, ये अपने से गति में आएगा? नहीं आएगा जब तक इस पर कोई बाहर से बल न लगे। हवा लगा दे, चाहे कोई आदमी लगा दे, समझ रहे हैं ना, कोई मशीन लगा दे, तभी गति में होगा, अन्यथा गति में होने वाला। यही बात कहे थे कौन? गैलीलियो गैलीलाई। कि विराम में है तू चाहता है कि हम विरामे में रहें, गति में है तो गति में रहे। बताए ना, इसके पहले बताए ना कि देखिए ना भाई कि गति में है, इधर से आ रहा है, वेग बढ़ल जा रहा है, और समतल पर भी जा रहा है अधिक एक समान वेग से। ठीक ना? लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ा तो वेग धीरे धीरे हल्का घटेगा, और कुछ दूरी के बाद लगभग में समान ऊंचाई जाने के बाद क्या हो गया? रुक गया। कारण ये अपने गति को बनाए रखना चाह रही है, ये अपने गति को लेकिन गुरुत्व बल और घर्षण बल के कारण ये अधिक ऊंचाई तक और अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सका, लेकिन गति को बनाए रखना चाह रही है। और ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि हम विराम में हैं तो किस में रहें? गति उति में नहीं आएंगे। गति का विरोध करता है, कहेगा कि हमको गति में लाइएगा तब बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जब इस पर बल लगाइएगा तब कौची में आ जाएगा? गति में। लेकिन ऐसे विराम में है तो कभी नहीं चाहता है कि हम गति में आ गए। समझ रहे हैं ना? अच्छा, और इसी नियम को कहा गया है जड़त्व नियम। कौन नियम? तो बताओ गैलीलियो के नियम को कौन नियम कहा गया? जड़त्व नियम। ये नियम कौन दिए? गैलीलियो। कि विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा। और गैलीलियो के इस नियम को कहा गया गैलीलियो का जड़त्व नियम। कौन नियम? गैलीलियो का कौन नियम? जड़त्व नियम। ठीक है ना? यहाँ तक उतारिए, नोट में करके एक पॉइंट और लिखवा देते हैं। समझिए, किसी समतल के अनुरेख, किसी समतल के अनुरेख गतिशील वस्तु की गति अचर या चिर अस्थायी होती है। चिर अस्थायी का मतलब होता है नहीं बदलना, एकदम अचर समान रहना। किसी समतल के अनुरेख गतिशील वस्तु की गति अचर या चिर अस्थायी होती है। अचर या चिर अस्थायी होती है। हाँ, कब? जब उस वस्तु पर घर्षण बल और हवा का प्रतिरोध क्या हो? शून्य हो। माने उस वस्तु पर घर्षण बल और हवा द्वारा बल न लगे तो वस्तु कभी रुकने वाला नहीं है, उसका वेग चाल कभी बदलने वाला नहीं है।
एक बार 10 के स्पीड पे वस्तु चल रहा है तो हमेशा कितना के स्पीड में चलते रहेगा। हाँ, लेकिन वहां पर कारण है कि उस पर हवा द्वारा बल और घर्षण बल सब कार्य न करे, उस पर सब बल नहीं लगेगा तो वस्तु कभी रुकने वाला, उस वस्तु का गति बदलने वाला नहीं है। तो यही नोट में करके लिखी। सब गैलीलियो कहे थे किसी समतल के अनुरेख गतिशील वस्तु की गति अचर या चिरस्थायी होती है जब उस वस्तु पर घर्षण बल और हवा का प्रतिरोध शून्य हो। पर उस पर हवा और घर्षण बल लगवे न करे, हवा का प्रतिरोध और घर्षण बल न लगे, समझ रहे ना। तो वस्तु का गति क्या होगा? चिरस्थायी। यो लिख। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में। किसके बारे में? न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गति के नियम एकदम डिटेल से बताएंगे सब। न्यूटन के गति के नियम डिटेल से पढ़ाएंगे, समझिएगा आप लोग। आप उधर कल बता दिए थे गैलीलियो का प्रयोग, बताए थे ना, गैलीलियो का प्रयोग। अब समझिए न्यूटन के गति का नियम। गति संबंधी नियम दे रहे थे कौन? पहले तो अरस्तु कहे। गति संबंधी नियम दे रहे थे कौन? अरस्तु। लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, वो चलते वो फ्लॉप कर गए। तब आए कौन? गैलीलियो गैलीलाई। तो कुछ प्रमाण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर गति के पहला नियम का खोज किए थे, लेकिन उसी दौरान उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो वो भी सीमित, भी फ्लॉप कर गए, समझे ना। तब न्यूटन साहब, इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री कौन? न्यूटन, पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। गैलीलियो गैलीलाई के मरने के बाद गति के नियमों के बारे में अध्ययन के फलस्वरूप इस तीनों गति के 3 नियम का खोज किए। आज इस तीनों नियम को एक पुस्तक में संकलित किए, एक पुस्तक में, और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या? यह प्रिंसिपिया नामक पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1687। कब? 1687। ऐसा ही पॉइंट देकर के लिखाएंगे आप लोग को कि गति के संबंध में इटली के भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने फिर से बोलते हैं, गति के संबंध में इटली के भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने जो संबंध स्थापित किए, उसे उनको मरने के बाद कौन आगे बढ़ाया? इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री सर आइजक न्यूटन। इन्होंने गति संबंधी कितने नियम दिए? 3 प्रयोग के आधार पर, अध्ययन के फलस्वरूप। और यह तीनों नियम जिस पुस्तक में संकलित किया गया, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1687 ईस्वी में। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? न्यूटन के गति के तीनों नियमों का वर्णन है। और आगे बतावेंगे कि न्यूटन का गति का जो पहला नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, या गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है, बताएंगे। हाँ, तो समझिएगा बात को। यहाँ से आप लोग को लिखना है पॉइंट दे करके। गति के संबंध में इटली के भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने जो संबंध स्थापित किए, उसे इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री, माने उनके मर जाने के बाद उसे इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री
सर आइजक न्यूटन ने आगे बढ़ाया। न्यूटन ने गति के अध्ययन के फलस्वरूप गति संबंधी कितने नियम दिए? 3 नियम। 3 नियम दिए जो उनके द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का वर्णन है। यह पुस्तक 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम इस प्रकार है। न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम इस प्रकार है। पहला नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा, न्यूटन के गति का द्वितीय या दूसरा नियम भी बोल सकते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए? न्यूटन ने गति से संबंधित कितने नियम दिए? पहला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा न्यूटन के गति का, और तीसरा न्यूटन के गति का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बंधु जी कि न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम का वर्णन जिस पुस्तक में किया है उस पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1687 ईस्वी में। क्या समझ में आ रहा है इतना दूर तक? न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए? कौन कौन? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का न्यूटन के गति का नियम। क्लियर? आ रहा है समझ में आप लोग को? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए। अब पहला नंबर बताते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। समझिएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु, समझिएगा एक बार, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था माने विराम में है, जो वस्तु विराम में रहता है उसको विरामावस्था कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगे। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या समझिएगा आप लोग? न्यूटन महाराज कहें कि प्रत्येक वस्तु, दुनिया का हर वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाइए। समझ रहे हैं ना? और इसी नियम को कहते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। रटना नहीं सीखना है, फिर से बोलते हैं। प्रत्येक वस्तु, बोलिए आप लोग, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था, अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में, एक सामान्य गति की अवस्था को, बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करे, या बाह्य असंतुलित बल कर सकते हैं, असंतुलित, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे आप समझिए, यहाँ पर हम कुर्सी को रख दें
तो कुर्सी किस अवस्था में है? विराम अवस्था में, विराम की अवस्था में। क्या वो विराम में है तो गति में हो जाएगा अपने से? लेकिन उस पर बल लगाएंगे, ढकेल देंगे, तब बाह्य बल लगाए तब ना गति में आया। लेकिन पहले विराम में था तो चाह रहा कि हम किस में रहे? विराम में। कोई वस्तु चाहता है कि हम गति में हैं तो रुके, गेंद को किसी सतह पर लुढ़का दीजिए, तो गति में है, लुढ़क रहा है, तो चाहता है कि हम कभी नहीं रुके, लेकिन घर्षण बल उसे क्या कर देता है? सही बात तो बोले न्यूटन। लेकिन इस नियम का खोज पहले कौन किए थे? गैलीलियो। प्रयोग के आधार पर। तो पहले आपसे पूछे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, बोल सकते हैं? बोलिए। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य, एक समान चाल, एक समान वेग, न चाल घटेगा न बढ़ेगा, लेकिन बढ़ जाता है। एक गेंद को लुढ़काइए, कुछ दूरी चलने के बाद चाल उसका धीरे 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 क्या हो जाता है? घट जाता है। घटता है क्यों? घर्षण बल के। घर्षण बल नहीं कार्य करता तो उसका वेग नहीं बढ़ता और कभी रुकता भी नहीं। कोई वस्तु विराम में है तो गति में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस पर कौन बल लगा हुआ है? घर्षण। वस्तु पर बल लगा दीजिए घर्षण बल के विपरीत दिशा में, तो वस्तु किस में आ जाएगा? गति में। तो यही न्यूटन के गति का कौन नियम था? बोल देते हैं फिर से एक बार। नियम देकर के डैश माने न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। समझिएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है या रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या उस पर बाह्य बल कार्य, बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। असंतुलित माने किसी तरफ से ज्यादा लगना चाहिए। यही था न्यूटन के गति का कौन नियम? याद हुआ कि नहीं? अच्छा, नोट में करके हम लिखाए हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम इसको कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गति के संबंध में सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? गैलीलियो। अरस्तु तो केवल बोले, लेकिन प्रयोग के साथ संबंध स्थापित कौन किए थे? लेकिन संजोग रहा कि बेचारा गैलीलियो जिस समय जन्म लिया लगभग उसी समय गैलीलियो ने जिस समय मर गया लगभग में उसी समय न्यूटन ने जन्म ले लिया। और अध्ययन करके शिक्षा ग्रहण करके कुछ समय के बाद वही न्यूटन गैलीलियो वाला नियम पढ़ा, पहला नियम, और वो अपना पुस्तक में संकलित कर दिया न्यूटन के गति का कौन नियम? प्रथम नियम। जबकि इस नियम का खोज किसने किए थे? है ना? तो ये तो नाइंसाफी है। पहले भी सब बात बताए हैं। वैज्ञानिकों ने कहे कि खोजा है इसे गैलीलियो ने, कह रहे हैं कि इसे खोजे हैं हमने। ठीक है, आपका भी कुछ सहयोग है और कुछ सहयोग उनका भी है, तो उनका भी मान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान बचा हुआ रहे। ठीक ना? तो उन्हीं के सम्मान में न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा गया। तो हम नोट में करके यहाँ लिखा देंगे आप लोग को। यह अलग बात है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम पहले क्लियर लोग नहीं, प्रत्येक वस्तु
विरामावस्था माने रुका है तो चाहता है कि हम रुकले रहें, या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था माने चल रहा है तो चलते रहे, बनाए रखता है या रखना चाहता है जब तक कि उस पर बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। ये कौन कहे? लेकिन इससे पहले प्रयोग में नहीं बताए थे, कौन कहे थे? गैलीलियो। तो नोट में करके लिखाए हैं। यह अलग बात है कि गति के प्रथम नियम को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है। गति के प्रथम नियम को न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है, समझे ना? इसका खोज गैलीलियो ने किए थे। गैलीलियो गैलीलाई इसका खोज मैंने किसका? इस नियम का खोज मैंने न्यूटन के गति का प्रथम नियम का खोज किसने किए थे? हाँ, इस नियम का खोज या इसका खोज गैलीलियो ने किए थे। लेकिन संयोग यह रहा कि जिस वर्ष गैलीलियो का मृत्यु हुआ उसी वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ, और आगे चलकर अध्ययन करके न्यूटन बढ़िया से पढ़ लिख लिए, अध्ययन कर लिए, और आगे चलकर अध्ययन करके न्यूटन ने इस नियम को अपनी पुस्तक में संकलित कर लिया, लिख दिया कि हम ये नियम हम लिखे, और इसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा। न्यूटन कहा कि हमारा नियम है, न्यूटन के गति का कौन नियम है? पहला नियम। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे थोड़ी होगा, इसके बारे में प्रयोग पहले कौन किया था? हाँ, तो यही कारण है कि गैलीलियो के सम्मान में, प्रतिष्ठा में न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम को, प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछेगा न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम या गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम। क्यों कहा गया समझ में आया आप लोग को? क्योंकि इसके बारे में प्रयोग कौन किए थे सबसे पहले? भले बेचारा मर गए उसी दौरान। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम समझ में आया कि दिक्कत? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कौन नियम कहा जाता है? गैलीलियो का नियम। अब कहिएगा जड़त्व क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? जड़त्व क्या है? तो जड़त्व पढ़ाएंगे। दुनिया का हर वस्तु यही चाहता है ना बंधु जी कि हम विराम में है तो विराम में रहे, गति में है तो और वस्तु के इसी गुण को कहा गया है जड़त्व, इनर्शिया। वस्तु के इसी गुण को क्या कहा गया? इनर्शिया, जड़त्व। जैसे आप लोग समझिएगा, किसी गतिशील बस पर बैठे हुए हैं, बस चल रही है और उस पर बैठे हुए हैं। जब ड्राइवर अचानक ब्रेक को लगाता है तो उस पर सवार व्यक्ति किस ओर झुकता है? आगे की ओर कि पीछे की ओर? आगे की ओर झुक जाता है। किस ओर? आगे की ओर। किसके कारण? हाँ, जड़त्व के कारण। अब जड़त्व पढ़ाएंगे 3 प्रकार के। ये किसके कारण हुआ? ऐसा घटना नहीं देखे हैं? कभी कभी बस रुका हुआ है और आप उस पर सवार हैं, आप भी रुके हुए हैं। जब बस अचानक खुलता है तो उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर क्या हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण। समझिएगा इस बात को। कितने लोग को देखे होंगे कि घर में पैर पोछने वाला एक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? हंसते हैं। पैर पोछने वाला उसको क्या बोलते हैं?
पैर पोछने वाला होता है ना, एक जी कपड़ा उपड़ा के बना रहता है, कितना जूट वाला बोरा यूज करते हैं, है ना। तो उसको डंडा से पीटते हैं कि उसमें उपस्थित धूलकण गिर जाए। तो उसमें उपस्थित धूलकण किसके कारण गिर जाता है? जड़त्व के। दरी को डंडा से पीटते हैं, तो देखिएगा दरी को डंडा से आप लोग पीट करके देखिएगा ना, उसमें उपस्थित धूलकण क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। किसके कारण? साइकिल का जब पहिया घूमता है चक्का, तो उसमें लगा हुआ कीचड़ स्पर्श रेखीय दिशा में जाकर गिरता है। किस दिशा में? किसके कारण? सब जड़त्व के कारण होता है। और यही चलते साइकिल के पहिया के ऊपर मडगार्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब पढ़ावेंगे डिटेल से। तो सब जड़त्व के कारण है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक ना। अच्छा, अब लिखाते हैं, इतना बात लिख लीजिएगा। हाँ, 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा डियर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहीं केवल गैलीलियो का नियम ही रह सकता है। गैलीलियो का जड़त्व नियम क्यों कहा गया, समझ में आया? दूसरा पॉइंट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। बल के परिभाषा बताए थे कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम या विराम वाले वस्तु को लाता है या लाने की, और बताए थे बल एक प्रकार का खिंचाव या जब कोई वस्तु खिंचा जाता है या धक्का देने पर दूर चला जाता है तो कहते हैं बल लगा। तो न्यूटन के गति का पहला नियम तो वही करा, समझिए बढ़िया से। प्रत्येक वस्तु विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है, यह रखना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तब बाह्य बल कार्य करेगा तभी ना गति में होगा, चाहे विराम में होगा। तो यही कारण है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा गया? गैलीलियो का जड़त्व नियम। अब कहिएगा कि जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? तो अब हम जड़त्व पहले पढ़ा देते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? जड़त्व क्या है? जड़त्व इनर्शिया INERTIA। जड़त्व क्या है डियर? पहले लिख देते हैं तब रिकॉर्डिंग करेंगे। आप समझिए, कह रहे हैं कि जड़त्व इनर्शिया, जड़त्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जड़त्व क्या है? जड़त्व को जड़ता भी बोलते हैं। जड़त्व को जड़ता भी बोलते हैं। जड़त्व या जड़ता क्या है? सुनिए, कहता है प्रत्येक वस्तु का वह गुण, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था सरल रेखा में एक सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व या जड़ता कहते हैं। जड़त्व या जड़ता। समझिए फिर से, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखना चाहिए,
तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़ता या जड़त्व कहते हैं। समझ रहे बात को? कोई भी वस्तु चाहता है कि हम रुके हैं तो भले बेचारा चाह के नहीं रुक पाता है, उस पर कोई बल कार्य कर जाता है ना। हर वस्तु चाहता है कि हम गति में हैं तो किस में रहें? चाहता है मगर रह नहीं पाता है, उस पर कोई बल लग जाता है, लेकिन चाह रहा है। ये हर वस्तु का गुण है। गुण मैंने समझते हैं ना। उसका भीतर का जो आत्मा है यही कहता है कि हम विराम में हैं तो विराम में रहें, गति में हैं तो गति में रहें। और वस्तु के इसी गुण को तो क्या कहते हैं? जड़त्व। लिखे हैं किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान रहेगा ज्यादा तो जड़त्व भी होगा, द्रव्यमान रहेगा कम तो जड़त्व भी होगा। जैसे पूछते हैं आप लोग को, आप लोग सिक्का देखे हैं? 1 रुपया वाला सिक्का देखे हैं ना, पहले वाला। आप 5 रुपया वाला सिक्का देखे होंगे। किसका जड़त्व अधिक होगा? 5 रुपया वाला के। क्यों? क्योंकि 5 रुपया वाला सिक्का का द्रव्यमान वजन ज्यादा है और 1 रुपया वाला सिक्का का वजन। मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक है कि साइकिल का? क्यों? जी समझिएगा, एगो मोटा आदमी है और एगो पतला आदमी है। समझिएगा, दोनों का लंबाई सेम है, लेकिन एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, लंबाई दोनों का सेम है। बताइए किसका जड़त्व अधिक होगा? मोटा आदमी का। जड़त्व माने समझते हैं जड़ता। उजेजा खड़ी रहेगा मोटका, वहां से जल्दी गति में होना चाहेगा, विरोध करेगा कि हम विराम में तो विराम में रहेंगे ना जी, बुझो कि आप उसको गति में कर दीजिए, हम भी गिर जाते हैं। उसको गति में कर दीजिए, समझ रहे ना। यदि दौड़ रहा है कस के तो रुके में भी टाइम मिलेगा, डायरेक्ट रुकेगा तो उलट पुलट जाएगा। नहीं सर, समझते? यही जड़त्व है। उसका अंतर वाला आत्मा कह रहा है कि तू गति में है तभी गति में रहो, डायरेक्ट रुकेगा तो उलट पुलट देंगे। सही बात है कि नहीं? आप पतला दुबला आदमी चाहता है वो भी कि हम विराम में है तो, लेकिन इसमें जड़त्व कम है, इसमें जड़त्व कम है। समझिएगा बात को। कैसे जड़त्व कम है? ये तुरंत गति में हो जाएगा। रुकू कहिएगा तो मोटा आदमी की अपेक्षा तुरंत रुक भी जाएगा। यही चलते जड़त्व की माप किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किसका जड़त्व कितना होगा, कितना जठर है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि एक कार का जड़त्व अधिक होगा कि एक ट्रेन का जड़त्व अधिक होगा? कैसे कहते हैं? किसका जड़त्व अधिक होगा, एक कार का कि ट्रेन का? कैसे? क्योंकि ट्रेन का वजन द्रव्यमान अधिक है और उसके अपेक्षा कार का द्रव्यमान तके ज्यादा जठर है। अगर ट्रेन को ठेले कहे तो खूब विरोध करेगा, तू ठेल ना, तोरा से हम जाइबो। लेकिन उसके अपेक्षा कार को हिला डुला दीजिएगा, नहीं हिला डुला दीजिएगा, तो जितना ट्रेन को ठेलने में भार है उतना ही ट्रेन को रोकने में भी भार है। चलिए, कैसा हूं ट्रेन को भी गति में ला दिए और कार को भी गति में ला दिए। अब जड़त्व मापना है, तब बताइए
जड़त्व आप खुद माप लीजिएगा। किसको रोकने में अधिक बल की आवश्यकता होगा? बोलिए। ऐसे ट्रेन के हाथ देवे रुक जीता है, बढ़िया से आप ही को रोक देगा। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किसको रोकना आसान है, ट्रेन को कि कार को? कार को। तो कार का जड़त्व कम है और ट्रेन का जड़त्व अधिक है। समझ आए ना जड़त्व कैसे निर्भर कर रहा है? वो गति में जब हो जाता है ना तो उसका द्रव्यमान अधिक है, तो रुकना भी जल्दी नहीं चाहता कि हम गति में है तो गति में ही रहे। ये सब जड़त्व के कारण होता है, सब बतावेंगे। जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में, अच्छा सरल रेखा मैंने समझते हैं, हाँ सीधा में उजाला ज्यादा चाहेगा। अब उसको मोड़िएगा भी तो उसका भी विरोध करेगा, मोड़िएगा तभी उसकी गति में परिवर्तन होगा। यही चलते लिखता है सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहिए, मगर मोड़िएगा तो बेचारा मुड़वे करेगा, क्या करेगा? तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। या किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है या द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब हेडिंग दिए जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जड़त्व कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। फिर से एक बार, विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझे? इतना तक, इतना पहले छाप लीजिए।